नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वाइन एजुकेशन में। साथियों, ये SSC प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का ये 16वां प्रैक्टिस सेट है। जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से नोट कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है साथियों, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। आपके ऑप्शन है ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, आपके ऑप्शन बी है संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है मुक्त अर्थव्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जो विश्व से, जो शेष सभी विश्व हैं उनसे संबंधित नहीं है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। साथियों क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है। जैसे ये ग्रह हो गया अपना और इसके तरफ वलय मतलब छल्लानुमा, इसके चारों तरफ छल्लानुमा ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ वलय प्राप्त होते हैं यहाँ। तो इसमें आपको ऑप्शन है ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है वरुण और ऑप्शन नंबर सी है वरुण, ऑप्शन नंबर डी है शनि। इसमें से आपको बताना है वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय या छल्लेनुमा प्राप्त होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शनि। शनि जो ग्रह है इसके चारों तरफ वलय प्राप्त होता है, छल्लेनुमा आकृतियां प्राप्त होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। साथियों ये क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। शिव समुद्रम जो है वो किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। शिव समुद्रम एक द्वीप है, ये किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो आपके ऑप्शन है एक गंगा, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है कावेरी। इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिव समुद्र जो द्वीप है वो किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कावेरी। ऑप्शन नंबर डी राइट सही हो जाता है। कावेरी जो है वो शिव समुद्र द्वीप का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आतापू। आतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। साथियों आतापू एक त्योहार है, वो किससे संबंधित है, वो किस त्योहारों में से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है ए डोला यात्रा से, ऑप्शन नंबर बी ओणम से, ऑप्शन नंबर सी विश्वकर्मा पूजा से, ऑप्शन नंबर बी डी पोंगल से। तो साथियों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा इसमें? आतापू जो है वो आपसे प्राप्त होता है इसमें ऑप्शन नंबर बी ओणम से। जो ओणम त्योहार होता है उससे संबंधित है आतापू। साथियों ये क्वेश्चन सभी SSC ने जो भी एग्जाम पिछली कराए हैं उनसे पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान से नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। साथियों क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, भारत में वो कौन सा वायरस है जो कंप्यूटर में दिखा था सबसे पहले। आपके ऑप्शन है ए सी ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है कोलंबस, ऑप्शन नंबर सी है मैकबग और ऑप्शन नंबर डी है माइकल एंजेलो वायरस। साथ इसमें आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सी ब्रेन। सी ब्रेन जो है वो सर्वप्रथम भारत में जो कंप्यूटर में दिखाई देने वाला वायरस था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 6 है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। साथियों जो कैडमियम प्रदूषण होता है उससे कौन सा रोग होता है या किससे संबंधित होता है। आपके ऑप्शन है ए मिनी माता रोग, ऑप्शन नंबर बी है ब्लैक फुट रोग, ऑप्शन नंबर सी है डिसलेक्सिया और ऑप्शन नंबर डी है इटाई। इसमें आपको राइट आंसर करना है, वह कैडमियम जो प्रदूषण होता है वो उसमें किससे संबंधित होता है या इससे कैडमियम जो प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है। तो आपको सही आंसर करना है साथियों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के अधिक प्रभाव से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलंपिक ध्वज
ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? साथियों, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ पर फहराया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1912 स्टॉकहोम में, ऑप्शन नंबर बी 1908 लंदन में, ऑप्शन नंबर सी है 1920 एंटवर्प में, और ऑप्शन नंबर डी है 1896 एथेंस में। तो इसमें आपको सही बताना है साथियों, ओलंपिक ध्वज जो है सर्वप्रथम कहाँ और कब फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम और कहाँ फहराया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी 1920 को एंटवर्प में सबसे पहले ओलंपिक ध्वज फैलाया गया। और साथियों आपको पता होगा 1896 में एथेंस में सर्वप्रथम ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एथेंस से। एथेंस ग्रीस में है जो ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले 1896 यहीं से हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? तो साथियों इसमें क्वेश्चन क्या किया है, यूनेस्को जो है किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 14 सितंबर, और ऑप्शन नंबर डी है 9 अक्टूबर। इसमें आपको सही आंसर करना चाहते हैं, यूनेस्को ने किस तिथि को शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को यूनेस्को ने विश्व शिक्षक दिवस घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? बंदी जीवन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? तो साथियों इसमें आपके ऑप्शन है दीन बंधु मित्र, ऑप्शन नंबर बी है हंस चंद्राकर, ऑप्शन नंबर सी है राम प्रसाद बिस्मिल, और ऑप्शन नंबर डी है सचिंद्र सन्याल। इसमें सही आंसर करना है आपको, बंदी जीवन जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? बंदी जीवन पुस्तक को किसने लिखा है? साथियों सही आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सचिंद्र सन्याल। ऑप्शन नंबर डी सचिंद्र सन्याल जो है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सन्याल जी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के लोग, क्या साथियों? सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आपके ऑप्शन दिए हैं, ए है व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी है शिकार, और ऑप्शन नंबर डी है कृषि। इसमें से आपको बताना है सिंधु सभ्यता थी, वो जो लोग रहते थे वो कौन सा व्यवसाय करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधु सभ्यता के लोगों का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ये वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे और यहाँ से अपने देश से दूसरे देशों में स्थानांतरित करते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? साथियों क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी है नंदनगिरी, ऑप्शन नंबर डी शारदा, और ऑप्शन नंबर डी है खरोष्टी। इसमें से आपको बताना है वो कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। प्राचीन भारत में वो कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा साथियों 11 का डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। कहाँ से? दाएं से बाएं की ओर, मतलब इधर से लिखी जाती है साथियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? साथियों इसमें क्वेश्चन है कि राज्यपाल हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत निहित है? राज्यपाल का पद भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 153, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 154, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 156। इसमें आपको सही आंसर करना है साथियों। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है। क्वेश्चन है भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपको सही आंसर करना है भारत में जो जूट का अधिकतम क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका जूट का जो अधिकतम क्षेत्र है भारत का वो कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों उसका 13 का ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज्यादा जूट जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो साथियों इसमें आपको बताना है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। आपके ऑप्शन है ए एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में और ऑप्शन नंबर डी है यूरोप महाद्वीप में। इसमें आपको बताना है साथियों किस महाद्वीप में एटलस पर्वत जो है वो अवस्थित है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका जो एटलस पर्वत है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है। साथियों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। आपके ऑप्शन है ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी है पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी है प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन नंबर डी है लोक कल्याण। तो इसमें आपको बताना साथियों भारत की जो उद्देशिका है प्रस्तावना है उसमें कौन सा जो नीचे दिए गए विकल्प हैं इनमें से कौन सा शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं है, हमारे प्रस्तावना में नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण जो है, ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण जो है वो हमारे प्रस्तावना में नहीं है, हमारे प्रस्तावना में नहीं है। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे। साथियों क्वेश्चन है शिवाजी के जो अष्टप्रधान जो एक मंत्रियों का सदस्य हुआ करता था, 8 मंत्री हुआ करते थे उसमें जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिया है ए पेशवा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है वो सचिव, ऑप्शन नंबर सी है पंडित राव और ऑप्शन नंबर डी है सुमंत। तो इसमें साथियों आपको बताना है शिवाजी के जो अष्टप्रधान सदस्य थे उनमें से जो विदेशी मामलों को देखरेख करता था उसे क्या कहते हैं। विदेशी मामलों को देखरेख करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमंत। सुमंत जो है वो शिवाजी के समय में वो विदेशी मामलों का देखरेख करता था। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है मंगल पांडे कहाँ की विप्लव से जुड़े हैं। साथियों आपको पता होगा 1857 की क्रांति बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे द्वारा कारतूस में जो सारी गाय की चर्बी मिलाने की वजह से ये 1857 की जो क्रांति हुई थी वो पूछ रहा है कहाँ से हुई थी, वो बैरकपुर से हुई थी। जो हमारे मंगल पांडे जी हैं वो कहाँ से संबंधित है, वो बैरकपुर से हैं। क्या साथियों, बैरकपुर से संबंधित है मंगल पांडे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है। साथियों डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं वो किस देश से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। तो इसमें आपको बताना साथियों डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं वो किस देश से संबंधित हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग जो है वो अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से, अमेरिका से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है
निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? साथियों, ये कौन सा लोक जनजाति जो है लोक जनजाति नृत्य जो है वो कर्नाटक से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए यक्षगान, ऑप्शन नंबर बी है विधि, ऑप्शन नंबर सी है यात्रा, ऑप्शन नंबर डी झोरा। इसमें से आपको बताना है कर्नाटक से जो संबंधित लोक नृत्य है वो कौन सा है। तो साथियों, आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यक्षगान। यक्षगान जो है वो कर्नाटक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? साथियों, क्वेश्चन है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? आपके ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर डी है मुबारक शाह खिलजी। इसमें आपको बताना है वह कौन सा शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। वह कौन सा शासक था जो अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो साथियों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो था वो अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट और भी अच्छे प्रश्न ला सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।